रमेश और गोपी की शहर में एक छोटी सी साड़ी की दुकान थी। वे अच्छी साड़ियां काफी किफायती दाम में बेचते, जिस कारण उन्हें ग्राहकों की कभी कमी नहीं होती। देख लीजिए मैडम जी, इतनी अच्छी साड़ियाँ इस बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारी साड़ियाँ इस बाजार में सबसे सस्ती है। रात को वापस शहर से गांव लौटकर दोनों मुनाफा बांट लेते हैं। ठीक ठाक मुनाफा हुआ है आज भी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, रमेश और गोपी अपनी दुकान पर ही थे। उनकी दुकान के बाहर एक गाड़ी रुकी। उसी में बैठी लड़की उनके दुकान पर आई। कुछ ही महीने पहले मैंने यहाँ से कुछ साड़ियाँ खरीदी थी, जो कि मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को काफी पसंद आई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी दुकान की साड़ियाँ है भी इतनी सुंदर और इतनी किफायती भी। मैं तो कहता हूँ लगे हाथ और कुछ साड़ियाँ खरीद लीजिए। उस लड़की के दोस्तों और रिश्तेदारों को वो साड़ियाँ बेहद पसंद आई थी, जो कि उस लड़की ने रमेश और गोपी के दुकान से खरीदी थी। कुछ महीने बाद मेरी शादी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए सारी साड़ियाँ मैं यहीं से खरीद लूं। उस लड़की को खुद की शादी के लिए रिश्तेदारों को और दोस्तों को ढेर सारी साड़ियाँ खरीदनी थी। यकीनन वो किसी रईस खानदान से थी। रमेश और गोपी ने उस लड़की को तरह तरह की साड़ियाँ दिखाई। अपने शादी के लिए उस लड़की ने ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी, जिससे गोपी और रमेश को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके रात को वो अपने गांव जाने के लिए दुकान से निकले। बस से सफर करके आखिर वो अपने गांव के सरहद तक पहुंचे। वहां से उनके गांव पहुंचने के लिए एक छोटा सा जंगल लगता। मुनाफे के पैसे एक थैली में रमेश के हाथ में सुरक्षित थे। घर पहुंचकर हमेशा की तरह गोपी और रमेश मुनाफे का बंटवारा करने वाले थे। अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। इतने पैसे तो हमें कई महीने काम करके भी नहीं मिलते। हाँ, उस लड़की को साड़ियाँ इतनी पसंद आ जाएगी मैंने सोचा नहीं था। गांव जाने का जंगल का रास्ता छोटा लेकिन सुनसान था। जंगल से गुजरते हुए अचानक एक पेड़ की डाली टूटकर गोपी पर गिर गई और वो बेहोश हो गया। अरे अरे गोपी, ये तो बेहोश हो गया है। अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं इसी मौके का फायदा उठा लूं। रमेश के मन में लालच जाग गया। उसने मुनाफे के पैसों की थैली वही पास के एक पेड़ में छुपा दी। कुछ ही देर में गोपी को भी होश आ गया। मेरा सर। तुम ठीक तो हो ना गोपी? हाँ, क्या हुआ यहाँ? अरे गोपी, तुम पे किसी लुटेरे ने हमला कर दिया। क्या सच में? हाँ, और वो मुनाफे के सारे पैसे लेकर भाग गया।
क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन पैसे चले गए। अचानक सर पे चोट लगने के कारण गोपी को ठीक से कुछ समझ नहीं आया। इसी बात का फायदा उठाकर रमेश ने गोपी को झूठी मूठी लुटेरे की कहानी सुनाई, जिसमें लुटेरे ने सारे पैसे चोरी कर लिए थे, जबकि पैसों की थैली तो खुद रमेश ने ही छुपाई थी। उदास होकर रमेश के साथ गोपी घर जाने लगा, लेकिन रमेश इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि वो एक जादुई पेड़ था। ये रमेश अपने दोस्त के साथ धोखेबाजी करके गलत कर रहा है। ये मेरी गलती है, लेकिन इसे मैं ही सुधारूंगा। दूसरे दिन रमेश पेड़ में छुपाए पैसे निकालने दौड़ दौड़ कर वापिस चला आया। उसी पेड़ पर पैसे की कोई भी थैली ना देखकर रमेश भी बड़ा चिंतित हो गया। अरे, ये तो वही पेड़ है, लेकिन ये क्या? वो जगह कहाँ है जहां मैंने पैसे छुपाए थे? क्या छुपाए हुए पैसे? इत्तेफाक से तभी वहां एक लुटेरा भी आ गया। कौन से पैसे? कहाँ छुपाए थे तूने? दे दे मुझको। नहीं, कोई पैसे नहीं, मैंने छुपाए थे, लेकिन अब मुझे ही नहीं मिल रहे। रमेश छुपाए पैसे की बात लुटेरे को समझा ना सका, ना ही लुटेरे को रमेश की कोई बात समझ में आई। लुटेरे को इस बात से बड़ा गुस्सा आया था। क्या बोल रहे हो? मुझसे झूठ बोलता है? रुक तू। लुटेरे ने रमेश को बहुत मारा। मार खाते खाते रमेश की वही मौत हो गई। उसे मारकर वो लुटेरा वहां से चला गया। अरे, ये क्या? मैं तो रमेश को सिर्फ लालच की सजा दे रहा था, लेकिन इसकी झूठी कहानी आखिर सच साबित हो गई। शायद यही इसके कर्मों की सजा है। धीरे धीरे लोगों को रमेश की मौत का पता चला। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर गोपी वहां दौड़ा चला आया। गोपी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा। यहाँ क्या हुआ किसी को नहीं पता बेटा। ये यहाँ सवेरे आया ही क्यों था? पता नहीं, मुझे इसने कुछ नहीं बताया। कल रात ही यहाँ। अरे, ये तो हमारी पैसों की थैली है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गोपी के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जादुई पेड़ की वजह से गोपी को आज उसके पैसे वापस मिले, तो रमेश को अपने कर्मों की सजा मिली। ये कहानी है कुन्नूर गांव की। इस गांव में कई जगह बड़े बड़े खेत थे।
जिससे ये गांव बड़ा ही हरा भरा लगता है। इस गांव में एक बड़ा सा खेत था मार्तंड का। मार्तंड बड़ा ही अमीर था। वो इस खेत में कभी खुद काम नहीं करता। उसके खेत में जगदीश नाम का एक किसान काम किया करता था। अरे वाह जगदीश, अच्छी फसल आई है। लगता है तुम बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो। बहुत अच्छे। जी, आपने मुझे खेत में काम दे के रोजगार दिला दिया। इतना ही नहीं, इसी खेत में रहने के लिए घर भी बनवा दिया। आपके एहसानों के आगे तो मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है मालिक। मार्तंड जगदीश के काम से बड़ा ही खुश था। तो जगदीश भी इस खेत में बड़ी लगन से काम किया करता था। खेत में ही मार्तंड ने जगदीश के रहने के लिए एक घर बनवाया था। तो उसी के बगल में मार्तंड का भी बड़ा सा घर था। एक रात अचानक कुन्नूर में मूसलाधार बरसात होने लगी। आसमान मानो जैसे फट पड़ा था। काफी देर हो गई, लेकिन बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर बरसात ने तूफान का रूप ले लिया। धीरे धीरे हर जगह पानी भरने लगा। अब पानी जगदीश के घर में भी आने लगा। अरे ये क्या, पानी मेरे घर तक आ गया। बाप रे, क्या मुसीबत है। इस मुसीबत के कारण जगदीश सोच में पड़ गया। दूसरी ओर मार्तंड अपने पत्नी के साथ खिड़की में खड़ा होकर बारिश के मजे ले रहा था। अरे वाह, ऐसे बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाते तो क्या बात थी। अभी बना के लाती हूँ। जगदीश बड़ा परेशान हो चुका था। ये बारिश नहीं रुकने वाली। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। कुछ सोचकर जगदीश बरसात में घर से बाहर चला गया। जगदीश ने अपने खेत में एक बांध तोड़ दिया, जिसके बाद सारा पानी बाहर जाने लगा। धीरे धीरे जगदीश के घर का पानी भी उतरने लगा। अब सही हो गया। अब कोई परेशानी की बात नहीं है। जगदीश ने जो बांध तोड़ा, वहां से जो पानी निकलने लगा, वो पानी अब बड़े तेजी से मार्तंड के घर में घुसने लगा था। धीरे धीरे मार्तंड के घर में भी पानी घुस गया। अरे क्या मुसीबत है ये, अचानक इतना सारा पानी कहां से आ गया। मुझे जाकर देखना चाहिए। इस बात की छानबीन करने मार्तंड घर से निकल गया। जब उसने देखा कि खेत का बांध टूटा है, तो उसे यकीन हो गया कि ये काम जगदीश का ही हो सकता है। मार्तंड को जगदीश पे बड़ा गुस्सा आया। गुस्से से मार्तंड जगदीश के घर आया। अरे जगदीश, तुम्हारे घर में पानी तो नहीं घुसा ना? क्यों? नहीं मालिक, मैंने खेत का बांध तोड़ दिया, जिससे सारा पानी निकल गया। और तो तुमने ही वो बांध तोड़ा? क्यों? मुझे तो शक था ही। तुम्हारे इस झोपड़े में पानी ना घुस जाए, इसलिए तुमने मेरे बड़े से घर में पानी घुसवा दिया। मुझे पता नहीं था मालिक कि बांध तोड़ने से आपके घर में पानी भर जाएगा। मैंने तो बस इसलिए किया कि मेरे एहसानों का अच्छा कर्ज उतारा है तुमने जगदीश।
बस बहुत हुआ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, बस चले जाओ यहाँ से। लेकिन मालिक, मुझे सच में पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस इसी बरसात में यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जी मालिक। मार्तंड के इतना डांटने के बाद जगदीश नाराज होकर वहां से चला गया। अपने घर आकर मार्तंड ने भी जैसे तैसे पानी में रात काट ली। सारा तूफान धीरे धीरे शांत हो चुका था। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। मार्तंड सुबह सवेरे सैर करने के लिए निकला। अपने खेत से चलते चलते अब वह थोड़ी दूर आ गया। थोड़ी ही दूर किशन के खेत में किशन खड़ा था। अरे क्या हुआ किशन, दुखी क्यों हो इतने? देखो ना, मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या सारी फसल बेकार? अरे रे, बुरा हुआ ये तो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा, सच में। कल के बरसात के कारण खेत में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। सारे गांव का यही हाल है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फसल बर्बाद नहीं हुई। अचानक मार्तंड को याद आया, उसकी फसल इसलिए बच गई क्योंकि जगदीश ने खेती का बांध तोड़कर पानी हटा लिया था। अरे नहीं, तो जगदीश ने बांध इसलिए तोड़ा था ताकि मेरी फसल बर्बाद ना हो। उसके वजह से तो मेरा कितना नुकसान होने से बच गया। मार्तंड भागने लगा। वो गांव में यहाँ वहां भागकर जगदीश को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद आखिर मार्तंड को जगदीश बस स्टॉप पर खड़ा मिला। जगदीश, जगदीश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माफी किस बात की मालिक? मैंने मेरे घर में घुसे पानी से गुस्सा होकर बिना तुम्हारी बात सुने ही तुम्हें डांट कर घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बुरा हूं। मार्तंड को अपने गलती का एहसास हो गया। क्रोध हो या तूफान, दोनों एक समान होते हैं। उनके शांत होने के बाद ही हमें पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जगदीश फिर से अब पहले की तरह ही मार्तंड के खेत में मेहनत से काम करने लगा।